ये लिखना है अग्निपथ लिखने के बाद ये लिखो ये फीचर्स। ये सन 2022 में आया था, 2022 में। इसमें हर एक जो अग्निवीर जानते हो ना? हाँ, अग्निवीर को कंट्रीब्यूट कितना करना है। इसमें बहुत लड़ाई हुई थी 2022 में, दिल्ली में स्ट्राइक हो गई थी 7-7 दिन के लिए। बोल क्या रहे हैं सरकार की, हर एक अग्निवीर को 20-20 30-30% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखो लिखा है अग्निवीर कॉर्पस फंड में। इसमें एज को लेकर भी प्रॉब्लम आया था। यहां तक लिखना, यहां तक जितना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी या जितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे उतना गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। सिर्फ यहां तक लिखना, फंड तक। अरे आज कैसे, आज क्या हो गया, आज ऐसा कैसे हो गया? काढ़ा पी, काढ़ा, तुलसी का काढ़ा। हो गया, तुमसे थोड़ा पूछा। कॉर्पस फंड तो हो गया। करूं आगे? अब मैं हटा रहा हूँ। अब तुम लिखो ये क्वांटम ऑफ डिडक्शन, कि डिडक्शन तुम्हें कितनी क्या मिलेगी। देखो मैंने बोला था 2022 में अच्छी खासी लड़ाई हुई थी इसके ऊपर, यदि तुम्हें याद आ रहा हो, देखा था दिल्ली में बहुत कांड हुए थे, मारा पीटी हो गई थी। सरकार ने इधर पास किया, उधर तो मारा पीटी शुरू हो गई। क्या क्या नीचे वाला भी लिखना, सेकंड वाला, होल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय गवर्नमेंट टू सेड अकाउंट। डबल डिडक्शन मिलेगी, एक आपकी मिलेगी, एक सरकार की मिलेगी। बोलू? अच्छा चलो तुम सुनते भी जाओ। अग्निवीर जो फंड है ना, अग्निवीर फंड में कंट्रीब्यूशन दो लोगों का होगा, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का। एम्प्लॉयर यहाँ पे कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी होगा और आपका भी होगा, ठीक है। अब डिडक्शन तो दोनों की मिलेगी, लेकिन अब आप सोचो, आपकी सैलरी में से आप ही का पैसा काटे तो थोड़ी ना आपकी इनकम है। आपकी सैलरी 5 लाख की है और मैंने मान लो 50,000 काट लिया, ये बोलकर एक अग्निवीर में डालना है, तो
थोड़ी ना कोई इनकम है। इनकम कौन सी होगी? जो सरकार दे रही है। यानी सरकार जो कंट्रीब्यूट करेगी वो आपको ग्रॉस सैलरी में ऐड करना है। यानी क्या होगा समझो, सरकार आपकी एम्प्लॉयड आपकी बन गई, उसका जो कंट्रीब्यूट, जैसे मान लो सरकार ने 2 लाख कंट्रीब्यूट किया, तो पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड करो और फिर नीचे लेस कर लो डिडक्शन। आया समझ? डिडक्शन के नाम पर किस किसका मिलेगा? सरकार का भी, जो सरकार ने कंट्रीब्यूट किया, और आपका भी, आपने जो कंट्रीब्यूट किया। लेकिन इनकम में कौन सी इनकम ऐड होगी? खाली वो इनकम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंट्रीब्यूट किया। ये पढ़ो, ये पढ़ी क्या लिखा है? द एंटायर सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू दी अग्निवीर सैलरी में इंक्लूड होएगा। और डिडक्शन तो हमने पहले लिख लिया था कि इसका डिडक्शन मिल जाएगा, देखो लिखा भी है। हाउएवर डिडक्शन अंडर सेक्शन वुड बी अवेलेबल फॉर द सेम, बट एक बार का आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब सैलरी में आप ऐड करोगे, समझ गए ना? ग्रॉस सैलरी जब निकालोगे तो ऐड करो, जैसे एचआरए होता है, रेंट फ्री होता है, फर्निश अकोमोडेशन होता है, इन सब में ऐसे ऐड करोगे और उसके बाद डिडक्शन भी क्लेम करोगे। उसमें लिख देना कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट का डिडक्शन मिलेगा, अरे ऐड होगा ग्रॉस सैलरी में। डिडक्शन किस किस का मिलेगा और ऐड क्या होगा? हटा दूं? लिखो जल्दी, हो गया? सुनिए, ये पढ़िए तो जरा क्या लिखा है। एग्जम्पशन ऑन पेमेंट फ्रॉम अग्निपथ कॉर्पस फंड टू अ पर्सन एनरोल अंडर द स्कीम और इज नॉमिनी। अभी पढ़ी तो वो को वही लिखा है। ये लिखा क्या है? क्या बोलना चाह रहा है ये? बस, यदि आपकी मौत हो गई तो आपके परिवार वालों को जो पैसा मिलेगा वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये लिख लो आप। जरा बोला स्क्रोल। 3 बार और बोल। कर तो हो गया। चल भाई आगे, अब क्या बचा था? 80 cc डी बढ़ाना है। हो गया, हटाऊं? चल, अब ये सेक्शन क्या काम करेगी? कुछ आइडिया है सेक्शन कौन सी है? बिन देखे बिन देखे बिन देखे बिन देखे बिन देखे, नहीं याद है? एक है एनपीएस प्लस पेंशन, क्या प्लान? प्लान ये 2 हैं। करूं स्टार्ट? पहले अपन क्या लेंगे? अब भाई मुझे यहाँ पे पीजीबीपी को लिंक करना है थोड़ा सा। पहले मैं तुम्हें लिखा देता हूँ। पेंशन प्लान यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। जैसे अटल पेंशन योजना, नहीं बस हो गया। स्टेट गवर्नमेंट का भी चलेगा, जैसे अटल पेंशन योजना सुना है, वैसा पेंशन प्लान हो तो यहाँ पर आएगा। अब जैसे मैंने बोल दिया कि आप पेंशन प्लान किसी प्राइवेट कंपनी का ले लो तो वो नहीं आएगा, पेंशन प्लान सरकार का होना चाहिए। अब आप एक मजेदार बात सुनो, पेंशन प्लान 3 जगह कवर होएगा। एक तो सी में कवर हो गया, एक इधर, और एक सेक्शन और पढ़ानी है, ट्रिपल सी, एनविटी पेंशन प्लान।
3 जगह कवर हो गया। वो जो सी और ट्रिपल सी में कवर होगा वो प्राइवेट का भी चल सकता है, पब्लिक कंपनी भी चल सकती है, गवर्नमेंट भी चल सकता है, लेकिन डबल सी डी में सिर्फ गवर्नमेंट का ही चलेगा। ठीक है, अब 1 2 और ये तीन अलग अलग पार्ट है। एक में आप कौन है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। दूसरे में आप कौन है, आप एम्प्लॉई हैं लेकिन आप सेंट्रल ऑफ स्टेट नहीं है, मतलब आप प्राइवेट कर्मचारी हैं, पब्लिक हैं। दूसरे और तीसरे में आप एम्प्लॉई ही नहीं है, मतलब आप अदर पर्सन है कोई, यानी आपका क्या है, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, एचपी। अब करूं, इधर आपको डिडक्शन कितनी मिलेगी यदि आप सेंट्रल ऑफ स्टेट है, कितनी आएगी, किसकी, प्लस डीए क्या होना चाहिए, रिटायरमेंट पार्ट, फॉर्मिंग पार्ट। ठीक, और यहां पर क्या आएगा, कंट्रीब्यूटेड, दोनों में से। अब यहां डिडक्शन क्या आएगा, सेम चीज रहेगा, और क्या आएगा। ठीक, और अदर देन में क्या आएगा, और ठीक। अब मैं आपको इस सेक्शन को एक रिलेट करवाता हूं किसी एक सेक्शन से। कर लिए, लिख लिए। इसलिए वो गए हैं सागर। अब मुझे आप 1 मिनट दो, मैं आपको एक लिंक करवा दूं, पीजीयूबी से लिंक करना है। सेक्शन नंबर 36 निकाल लेता हूं मैं, आरपीएफ कंट्रीब्यूशन। इसमें एक नया पॉइंट आया, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए ऊपर क्या लिखा है। ठीक है, अंडर लिखा है, अब इस पेंशन योजना में यदि आप देखें तो ये क्या लिखा है, जरा पढ़िए तो। अरे आप अब दो बात अलग अलग समझिए, ये डिडक्शन किसको मिल रहा है, एम्प्लॉयर को ले रहा है एम्प्लॉयर, क्योंकि पीजीबी है। और हम जो सीसीडी में पढ़ रहे हैं वहां पर एम्प्लॉई आ रहा है। आप समझो, दो अलग अलग है, नहीं समझे। पीजीबीपी में एम्प्लॉयर कवर है, डिडक्शन उसको मिल रही है, और डिडक्शन चैप्टर जो अभी पढ़ रहे हैं सीसीडी, उसमें डिडक्शन किसको मिल रही है, एम्प्लॉय। अब ये पढ़िए, इसमें डिडक्शन रेस्ट्रिक्टेड कितनी है, मतलब यहाँ पर एग्जामिनर, सॉरी, सरकार जो है, यहाँ पर सरकार ने बाइफिकेशन नहीं किया है। सरकार ने साफ बोल दिया, भैया तू कोई भी है, सेंट्रल हो, स्टेट हो, अदर हो, हम तेरे को डिडक्शन कितना देंगे, सैलरी का 14%। ये पिछले साल उठकर आया है, पिछले साल 2024 में, ब्लैक लेटर से लिखा, मतलब अमेंडमेंट है। ये लिख लो, आप कहाँ लिखोगे, वहीं पर ही सेक्शन 36 के नाम से, पीजीबी के नाम से लिखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप।
और किसका कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये लिख लो आप, क्या लिखोगे, सेक्शन 36 में डिडक्शन मिलेगा, किसको मिलेगा, एम्प्लॉयर को, और मिलेगा किसका, सैलरी का 14%। इसका एक क्वेश्चन एमटीपी में दिया हुआ है जनवरी 25 में, हाँ जनवरी 25 में दिया है। ढंग से लिखना ताकि समझ में आए, और सैलरी का मतलब लिख लो, बेसिक पे प्लस डीए प्लस रिटायरमेंट पार्ट, बेसिक पे प्लस डी और रिटायरमेंट पार्ट होना चाहिए। इसका डिडक्शन तुम कहां पे क्लेम करोगे, सेक्शन नंबर, और यहां रेस्ट्रिक्टेड 14% ही है, ठीक है। और ये डिडक्शन किसके रेस्पेक्ट में देगा, सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, सिर्फ एम्प्लॉयर, सिर्फ एम्प्लॉयर, सिर्फ एम्प्लॉयर। हो गया, आज बहुत धीरे लिख रहे हो यार, क्या बात है, सब स्लो स्लो लिख रहे हैं, इसको क्या हो गया आज, होता है ऐसा। हो गया, अब तुम वापस से इधर आओ, तुम समझ गए ना मैंने क्या बोला। अब इसमें बहुत सारे झोल आने वाले हैं, अब पहले झोल समझो, बहुत सारे झोल हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बता सकता हूँ कि क्या झोल है, क्या निकालोगे तुम। अब तुम लिखते मत, लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, लिखना मत, देखते जाओ। जीटीए में क्या निकालोगे, सैलरी, समझना मैं क्या कर रहा हूँ, सैलरी में क्या लोगे, एक दो एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, डीए लेते हो, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ एचआरए। अब एक चीज तुम लोगे, और वो क्या लोगे, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तुम्हारी इनकम मानी जाएगी, ठीक। अब देखना, बाकी कोई इनकम हो तो वो भी ले लेना, ये आया। अब तुम क्या लोगे, डिडक्शन, मैं अभी तुम्हें प्योरली सिर्फ ये बता रहा हूं, 80 से डी बता रहा हूं, अब तुम डिडक्शन लोगे। अब डिडक्शन में मजेदार बात सुनो, अब क्या है, किसका डिडक्शन लोगे, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, डन। अब आप सुनना, 80C ट्रिपल सी डबल सी डी, ये तीनों को मिलाकर 1.5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलेगा, ठीक। लेकिन यदि तुमने एनपीएस ले लिया, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, एक पेंशन योजना के तहत ये भी एक स्कीम होती है, तुम्हें अलग से सीसीडी में मैक्सिमम 50 का डिडक्शन और मिल जाएगा। तो ये कितने हो गए, ये 2 लाख हो गए, यहां तक समझ गए, बढ़ू आगे। लेकिन भैया ये जो तुम सीसीडी में डिडक्शन लोगे, ये डिडक्शन कैसी लोगे, अभी मैंने तुम्हें सिखाई थी, कंट्रीब्यूट अमाउंट और परसेंटेज अभी बताया था, 14-10 ऊपर लिखा, या फिर 20 सैलरी का, फिर या तो जीटीआई का अभी लिखा, समझे, पक्का समझ गए, पढ़ू आगे। जीटीआई का तो मैं हटा ही देता हूँ, कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि जीटीआई में एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कवर होता ही नहीं है। यहां तक समझ गए, पक्का समझ गए। अब तुम्हें डिडक्शन एक की और लेनी है, और वो है, यानी सीसीडी में एम्प्लॉयर की भी डिडक्शन मिलेगी, ये वाले कंट्रीब्यूशन की। अब कितनी मिलेगी, फिर से वही कंट्रीब्यूटेड अमाउंट
और वापस से वही परसेंटेज ऑफ सैलरी दोनों में से लोअर, और ये इसकी डिडक्शन और मिलेगी। मतलब 80 सीसीडी में एम्प्लॉय की लिमिट इन तीनों को मिलाकर देखनी है, लेकिन एम्प्लॉयर में खाली सीसीडी देखना है। आया समझ? एक सम करके दिखाता हूं, एक डेमो दिखाता हूं मेरे को। हाँ, एक डेमो तुमको दिखाई देता हूं। एक्स ने अपनी स्टडी कंप्लीट करी 1 अप्रैल 2023 को, और इमीडिएटली एक्स लिमिटेड में एम्प्लॉयड हो गया। बेसिक सैलरी दी है, डीए फॉर्मिंग पार्ट है, बोनस दिया है। बोनस आप सैलरी में लोगे, लेकिन उस 10-14% में नहीं लोगे। एम्प्लॉयर ने 33,000 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किया है इस सेक्शन के तहत। एक्स ने भी कॉन्ट्रीब्यूट सिमिलर अमाउंट, यानी सिमिलर अमाउंट मतलब 33,000 ही की है। एचपी से इनकम 50,000 है। उसने 15,000 की पेंशन प्लान एलआईसी में की है। एलआईसी यदि याद आपको तो 80 में पड़ा था, पीपीएफ में की है, और एलआईसी प्रीमियम कुछ लिखा है। ठीक है, आप एक छोटा सा काम करो, उसका पहले फोटो ले लो, नहीं तो बार बार आगे पीछे करना पड़ेगा। फिर मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। और ये क्वेश्चन अच्छी तरह सीख के जाना। चलो, मैं पहले जीडीए निकालता हूं। बेसिक पे कितना है, यानी 240। डीए कितना है, साल का ना। बोनस, अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी लेना है। कितना? ये बन गया आपका सैलरी पैकेज। ठीक, करिए 3,03,50। ठीक, हाँ ठीक है। अब कौन सी इनकम आएगी, कितनी? महीने की, साल की? हम ये मान के चल रहे हैं ये कंप्यूटेड फिगर है। कंप्यूटेड अरे यार, कंप्यूटेड समझते हो? स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलरेडी माइनस है। ठीक, और कोई इनकम है, इसको मैंने ऐड किया, ये मेरी क्या आ गई। अब ये बंदा जो नौकरी कर रहा था, क्वेश्चन समझ के आ रहा है कि सीजी और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं कर रहा था, तो मतलब ये 10% के दायरे में आएगा। ठीक, अब हम क्या लेंगे, डिडक्शन लेंगे। सबसे पहले सीसीडी की डिडक्शन मत लेना, पहले सी की डिडक्शन लेनी है, या फिर अदर डिडक्शन सेक्शन की लेनी है। ठीक, सी चेक करो, कोई एलआईसी दिया होगा। प्लान नहीं, एलआईसी प्लान की बात नहीं कर रहा हूं, एलआईसी प्लान अलग है, एलआईसी दिया होगा। रुको, ये रहा, ये नीचे दिया है प्रीमियम। एलआईसी प्लान 80 सीसी में कवर होता है, ट्रिपल सी और डबल सी डी। तो हम ये प्रीमियम की बात कर रहे हैं। कितना है? अब अब तुम याद करो हम कहां पे खड़े हैं। एक काम करो, 80C में जाओ, एलआईसी का सबसे पहला टॉपिक लिखा है, उसको मैंने 3 टुकड़ों में डिवाइड करवा दिया है। उसमें आखिरी तारीख चेक करो, 1 अप्रैल 2013 से ऑनवर्ड्स। हैंडीकैप, अदर देन हैंडीकैप, तो ये अदर देन हैंडीकैप में आएगा। याद आ गया? चलिए इधर ही देखते जाइएगा, अभी करिएगा मत। ये मैंने लिखा एलआईसी प्रीमियम कितना है, 16,000। अब 10% किसका लेना है, सम एश्योर्ड का, कितना है? तो दोनों में से लोअर, इसको आपको यहीं लिखना है, बाहर नहीं ले जाना है।
बाहर ले जाने का मतलब माइनस कर रहे, बाहर नहीं ले जाना है, मैं ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। फिर 80C में एक और आएगा पीपीएफ, आता है ना पीपीएफ, 15 साल का लॉक इन पीरियड, कितना है? 1 लाख। सी में 1,12,000 हो गए। अब मैं 80CCC में ले लेता हूं पेंशन प्लान। आप चाहो तो पेंशन प्लान का डिडक्शन यहां पे भी ले सकते हो। कहां पे? कितना है? नहीं, सी में, सीसीडी हम अलग से लेंगे। सी में कितना है? ये अमाउंट कितनी है? अमाउंट कितनी? अमाउंट 15,000। ठीक, तो ये कितना हो गया? और अभी तो मुझे सीसीडी लेना बाकी है। मेरी टोटल लिमिट तो एम्प्लॉय की मिलाकर 1.5 लाख है। अब ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन देखते हैं, ध्यान से देखना, इसको थोड़ा और खींचते हैं आगे, है ना। अब ये बंदा कौन है? अदर देन सेंट्रल स्टेट, तो 10% आएगा बेसिक पे का प्लस डीए रिटायरमेंट पार्ट। ऊपर अपन ने लिखा था बेसिक पे 240, डीए रिटायरमेंट पार्ट 60, कितने हो गए? तो ये हो गया 30। और उसमें एक लाइन पढ़ो, सेकंड लाइन लिखी है एक्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सिमिलर अमाउंट, यानी 33। तो कॉन्ट्रीब्यूटेड अमाउंट कितनी है दोनों में से? तो ये कितना हो गया यहां तक? सब नहीं, मैं तुमको ऐसा दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ अभी चला नहीं है, लिंक आएगी, लिंक देना, लिंक यहाँ देखो, यहाँ देखो। अरे वो छोड़ो, इधर देखो, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। लेकिन भैया मेरी लिमिट कितनी की है, तो मैं कितनी ले सकता हूँ? और 23, तो 23 का बैलेंसिंग फिगर, तो ये आ गया आपका 150। यहां तक समझ गए? डन, पक्का समझ गए? अब दिमाग में घुसा। अब रुको, अभी एक और है, ये तो भाई बहुत खतरनाक है। आईसीए ने क्या किया सुनना, क्या है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये भी कहां आएगा? अब इसने कितनी कंट्रीब्यूट की है, ठीक, और कितना आएगा? 10%। 10% वही 240 प्लस 60, तो ये 30 हो गए। इन दोनों में से लोअर, ध्यान से देखना कितना है, बस। अब रुक जाओ, 30 है, अब ऊपर जाओ, ये क्या है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 33,000 है। हमने 33 में से कितने की डिडक्शन ले ली? आईसीएआई ये कहता है कि साहब इसमें एक एनपीएस भी है कि नहीं? लेकिन तुम क्वेश्चन पूरा अच्छी तरीके से पढ़ो, कहीं पे भी एनपीएस के बारे में लिखा है? नहीं लिखा। लेकिन आईसीआई ये कर रही है कि साहब आपने जो ऊपर कंट्रीब्यूट किया है, कितना कंट्रीब्यूट किया? 33, उस पूरे की डिडक्शन आप ले लो। आया समझ? तो पूरे की डिडक्शन लेना है, तो पूरे की जब डिडक्शन लेंगे तो एनपी, चलो मैं ये हटा देता हूं, एनपीएस के नाम से मुझे कौन सी डिडक्शन लेनी है? बैलेंसिंग फिगर। अब ध्यान सुनना, ऊपर कंट्रीब्यूट कितना किया? 33, ये कितना है, कितनी बची? तो ये 3 इसकी है। और ये मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिलेगी? आया समझ? तो ये 33, ये हो गया, ये 1.5 लाख, कितनी थी ऊपर? 433, 433 में से एक 50 और 33 गए तो कितने बचे? 4,33,000 माइनस, करो, वो तो अच्छा ये है, हाँ वो नहीं करवाया था मैंने, याद है मुझे। वो मैंने बच्चों को बोल दिया था कि आईसीएआई के अकॉर्डिंग नहीं करवा रहा हूं मैं आरटीपी स्कैनर के, आरटीपी स्कैनर के अकॉर्डिंग करेगी ना तो सिर्फ वो जो ऊपर कंट्रीब्यूशन है 33,000, तो उसमें सिर्फ नीचे का कंट्रीब्यूशन लिया मैंने 10%,
आईसीआई क्या करता है, आईसीआई जैसे मान ले ऊपर कंट्रीब्यूशन 50,000 है, समझी, नीचे मैंने कंट्रीब्यूटेड अमाउंट टीसीसीडी का कितना ले लिया 30, तो बचा हुआ 20 आईसीआई एनपीएस ले लेता है, वो आईसीआई कर रहा है मॉड्यूल में, ऐसा है। कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकती वैसे भी कर सकती। मैंने उस समय बोला था, मैंने ये क्वेश्चन सीएमए के मॉड्यूल से लिया था, तो मैंने बोला था मॉड्यूल वालों ने किया नहीं है, आप करने खुद कर सकते हैं ऐसे लिख ले। स्क्रॉल नहीं करना, लिखो उसको, इंपॉर्टेंट है। और ऊपर करो। अच्छा, एक बात कर लेना भैया, हमने यहाँ स्टैंडर्ड डिडक्शन का इफेक्ट नहीं दिया है 50,000 का, हाँ अभी दिया नहीं है, तो तुम लिखो पहले, मैं देता हूँ इफेक्ट, यहीं दे दूँ क्या, कहाँ लिखूँ? एक मिनट को इफेक्ट दे देता हूँ। कितना हो जाएगा ये, डायरेक्ट ही बता दो मुझे। 3, स्टैंडर्ड डिडक्शन का इफेक्ट देना भूल गया। और ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, यहाँ पे कौन सा बोल रहे हो, ये तो 383 तो होगा, तो -50 + 50, जीटीआई यही है। मैं बोल रहा हूँ नीचे कितना होएगा, डॉट डॉलर 1.5 लाख -33 करीब। ये एक मिनट रुको यार, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही है।
हो गया? वापस से समझाऊं क्या? वापस से समझाना है क्या? ये हो क्या रहा है? अग्निवीर में भी तुमको ऐसे ही लेना है, पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड करना है, फिर नीचे सीसीएच में उसका डिडक्शन लेना है। एम्प्लॉय का भी मिलेगा, एम्प्लॉयर का भी मिलेगा। लेकिन वहां पर क्या है, वहां लिमिट वाला काम नहीं चलता, यहाँ साला 2 लिमिट लगी। एम्प्लॉय की तीनों को मिलाकर है। किन तीनों को मिलाकर? डबल सी नहीं, ट्रिपल सी, सीसीडी। और ये एम्प्लॉयर अकेला आएगा। और आईसीआई ये कहता है कि यदि अमाउंट बच जाए तो उसको एनपीएफ ट्रीट कर लो। वो उसका मानना है, आपको मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, बट आईसीआई तो यही मानता है। सारे मॉड्यूल में यही किया हुआ है। दो लाख, 2 लाख। वापस से करना है क्या? फिर बताऊं? 1.5 लाख और 3 लाख, 1.5 लाख और 33,000। 1.5 लाख ही रहा। देख लो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना, सब सही है ना? 12 1 और ये 1 27 23। ये समझ में आया मैंने बैलेंसिंग फिगर क्यों लिया। 80 सीसीडी हमेशा बैलेंसिंग फिगर पे जाएगा, उसको टॉप पे मत रखना। पहले सी आएगा फिर ट्रिपल सी। ठीक है, समझ गए पक्का? पढ़ो। हाँ, अब मुझे तुम्हें ये समझाना है, देखो मैंने क्या बोला, ये क्या लिखा है, सी, ये ये इन सबको मिलाकर एक सेक्शन बनी, क्या बनी? अभी मैंने बोला ना 1.5 लाख का डिडक्शन लेना है, तो उन सबको मिलाकर ये सेक्शन बनी। नहीं समझे? सी, ट्रिपल सी, डबल सी, डी, सबको मिलाकर कितनी मिलेगी? तो उसके लिए सेक्शन कौन सी है? सीसी। अब रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पहले समझा लेने दो। क्या लिखा है, पढ़ो तो। ये पढ़ो क्या लिखा, सीसीडी 1, पूरा पढ़ो। दिस सेक्शन रेस्ट्रिक्ट्स द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन, सी, ट्रिपल सी, सीसीडी 1। अच्छा, अब ये समझ में आया क्या बोल रहा है, देखो सी, ट्रिपल सी और सीसीडी 1, 1 बोला, 2 नहीं, 1, इन तीनों को मिलाकर 1.5 लाख मिलेगी। तो 1 क्या है, आओ चेक करते हैं। सी अपन ने पढ़ लिया था, ट्रिपल सी मुझे पढ़ाना बाकी है, लेकिन इसमें भी देखो 1.5 लाख की लिमिट है। अब ये पढ़ो, सीसीडी 1 क्या है, एनपीएस, रुकना रुकना लिखना मत, एनपीएस 10% ऑफ सैलरी और 20% जीटी ऐसे केस में भी। सीसीई क्या है, मैं समझाता हूं, समझो। अपन ने कितनी सेक्शन पढ़ी, अरे कितनी लिमिट पढ़ी, 10 14 20, डन। सीसीडी 1 क्या है, यानी 10 और 20 के लिए सीसीडी 1 है। यानी यदि मैं सीसीडी 1 में आता हूं तो मेरा दायरा क्या रहेगा, 1.5 लाख। आया समझ? मतलब जीटीआई वाला और अदर देन सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला, अदर देन सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला। समझ आया? यदि मैं प्राइवेट नौकरी करता हूं तो मैं आऊंगा, और यदि मैं जीटीआई में हूं तो मैं आऊंगा, और मैं किधर आऊंगा, सीसीडी 1। और यदि मैं सीसीडी 1 में आ गया तो मेरी लिमिट क्या रहेगी, 1.5 लाख। तो मुझ पे सेक्शन कौन सा लग जाएगा, ट्रिपल सी, डबल सी, आया समझ? पक्का आ गया? बढ़ू आगे।
लेकिन यदि मैं सेंट्रल ऑफ स्टेट हूं तो मुझ पे क्या लगेगा? ये पढ़िए, ये सीसी के लिमिट में है ही नहीं, यानी सेंट्रल ऑफ स्टेट वाले जितना चाहे उतना डिडक्शन ले लें। नहीं समझ में आया? ये क्या लिखा है, पढ़िए, लिमिट के बाहर है ये। और जो एनपीएस है, एनपीएस वो भी लिमिट के बाहर है। तभी तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने तभी ये 3000 अलग से लिखा, लिमिट के बाहर है। आया समझ? फिर से देखते हैं एक बार। यदि मैं लिमिट में हूं, एक मिनट, यदि मैं लिमिट में हूं तो मैं कहां हूं? सीसीडी 1। मैं सीसीडी 1 हूं तो मैं कहां हूं? प्राइवेट पब्लिक नौकरी या जीटीआई, बोले तो बिजनेस, ठीक है। और यदि मैं इस लिमिट में आ गया तो मुझ पे क्या लग जाएगा? सीसीई, यानी 1.5 लाख। लेकिन यदि मैं सीसीडी 1 भी हूं तो मैं एनपीएस हूं, मैं लिमिट के बाहर हूं, मतलब 1.5 लाख के अलावा ही मुझे 50,000 मिलेगा। और यदि मैं सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं तो भी मैं लिमिट के बाहर हूं। आ गया समझ? ये लिख लो भाई, ये लिख लो, ये हो क्या रहा है? फिर फोटो लो और लो। समझ गए? एक बार वापस से बोलते हैं। सी ट्रिपल सी डबल सी डी 1 क्या हूं बताना है? हे भगवान, सी और ही आए और ही लिख देता हूं मैं। मतलब मैं कौन हूं? अदर देन एम्प्लॉय। और यहां पर जीडीए वाला आएगा। यदि मैं, अब देखना, इन दोनों में मिलेगी 1.5 लाख और इसकी अब अलग मिलेगी, यानी इसकी क्या लिख सकते हैं अपन? इसकी क्या लिखेंगे? अनादर 1.5 लाख और मिल जाएगी। ये लो भैया, एक बात की बात बता रहा हूं, डिडक्शन और मिल जाएगी 1.5 लाख की, ऐसा मिलेगी। देखो समझो, ये देखो, सीसीडी 1 ट्रिपल सी सी को मिलाकर 1.5 लाख है। लेकिन ये जो डबल सी डी 1 भी है, इसकी 50,000 है एनपीएस। और जो अपनी अलग से सेंट्रल ऑफ स्टेट है उसकी 14% है, उसकी कोई लिमिट नहीं, विच इज लोअर है। नहीं आया? तुम एक तो कुछ बोलते नहीं हो, फटाफट बोलो, खत्म करो। सी ट्रिपल सी डबल सी डी 1 लिमिट आएगी। सी ट्रिपल सी दोनों के 1.5 लाख है, सीसीडी 1 भी की 50,000 अलग से है। सी ट्रिपल सी दोनों के 1.5 लाख है और सीसीडी 2 की अलग से 14% के दायरे में है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। मेरा ये कहने का मतलब है, यदि वो 1.5 लाख हो गया तो उतनी मैक्सिमम। आया? चलो लिख लिए तुम।
मिल जाती है, लेकिन वो इनकम पार नहीं करना चाहिए और 14% पार नहीं करना चाहिए, इसलिए वो मुंह से बार बार 1.5 लाख ही निकल जाता है। मेरे मुंह से तो बार बार 1.5 लाख ही निकलता रहता है। वो इनकम पार नहीं करना चाहिए, इनकम पार करके ही तो होएगा। समझ गए? चलो बढ़ू आगे। बढ़ाऊं आगे। अब सुनो, यदि मैंने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया, यदि ऑप्ट कर लिया, तो ऐसा कहा जाता है, पहले पूरा सुनना, 80 सी से 80 यू में डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्या बोला मैंने? एक्सेप्ट 80 सी सी डी की मिलेगी, 80 डबल जे डबल ए की मिलेगी। फिर से एक बार, यदि मैंने 115 बीएससी ऑप्ट कर लिया तो मुझे 80 सी से 80 यू में डिडक्शन, लेकिन एक्सेप्ट 80 सी से डी की मिलेगी और 80 डबल जे डबल ए। अब ये पढ़िए, ये पढ़िए, यदि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम में है तो आपको डिडक्शन कितने की मिलेगी? 14% किधर आता है? अभी पढ़ा है सेंट्रल ऑफ स्टेट। इसका मतलब सेंट्रल स्टेट वालों के लिए जान करके उन्होंने कोई भी रिजाइम हो, ओल्ड हो या, सबके लिए रखा है, ले ले भाई। लेकिन यदि मैं यदि मैं बिजनेस करता हूं या मैं पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूं, तो ये पढ़िए क्या लिखा है, तो फिर मैं खाली ऑप्शनल टैक्स रिजाइम यानी पुराने ओल्ड स्लैब रेट में ही ले सकता हूं डिडक्शन। न्यू में कब ले पाऊंगा? सेंट्रल ऑफ स्टेट हो। समझ गए? पक्का समझ गए? यानी यदि मैं सेंट्रल ऑफ स्टेट हूं तो मैं बंदास ले लूंगा इस, चलो लिखो पहले तुम, ये लिख लो। सिक्स पॉइंट टू एट। ओल्ड स्लैब रेट का तो क्या रहेगा? बोलो भाई। सैलरी का 10%, यानी अदर देन। और यदि न्यू है, ठीक है, समझ गए? बढ़ू आगे, आ गया ना सेक्शन समझ? बढ़ू आगे, क्या बचा बताओ, और क्या बचा? ट्रिपल सी में तो अब कुछ ज्यादा है नहीं, देख लो, ये पेंशन फंड ही है। और मैंने मैक्सिमम डिडक्शन कितना है? 1.5 लाख। अब भैया एक बात समझ लो, यदि तुमने पेंशन फंड की डिडक्शन सी में ली और यदि तुमने डिडक्शन सीसी में ली, ठीक, तो ये क्या है? और बोले तो या तो इधर या तो इधर। इधर सिर्फ किसको मिलेगी? लेकिन इधर प्लस वो जो मैंने लिखा था, पेरेंट्स, स्पाउस, बच्चे, और साथ में जो भी आ जाएगा, वहां खाली मैं आऊंगा सिर्फ, ऐसा। तो ये ध्यान रखना। लेकिन भैया मिलेगी दोनों को मिलाकर कितनी? यदि तुमने पेंशन फंड की डिडक्शन सी में ले ली तो ट्रिपल सी में नहीं मिलेगी, ट्रिपल सी में ले ली तो। लेकिन एक बात और समझना, मेरी बातों पे जाना, ट्रिपल सी सी मिलाकर 1.5 लाख ही है। एक भी फुल हो गया तो गया, दूसरा नहीं मिलेगा। वो भी लिख लो, 115 बीएससी में 80 डबल जे डबल ए की मिल जाएगी। डबल जे डबल ए क्या था? वर्कर वाला। न्यू वर्कर का पेमेंट का 30% वेजेस का डिडक्शन मिलेगा, याद है? सिर्फ दो ही का मिलता है पूरे सीसीयू में, खाली दो ही का मिलेगा, सीसीडी और, ठीक है। चलो अब क्या बचा?
ये लिख लो भाई, क्यू क्यू बी। तुम पहले लिख लो फिर समझते हैं। क्यू क्यू बी क्या लिखोगे, पूरा लिख लो। इसमें क्यू क्यू बी में 15% का एक मैटर आएगा। ये लिख लो, ऑथर के ऊपर है। वो कराऊं कि नहीं कराऊं? नहीं नहीं, पूछ रहा हूं मैं अच्छे से कि कराऊं कि नहीं कराऊं। जी कराऊं? जी में तो पूरी लिस्ट याद करनी पड़ेगी। याद है? नहीं वो याद है, सेक्शन जी वाली, अनलिमिटेड, लिमिटेड, पढ़ी है? हाँ वो चार है, अनलिमिटेड 100, अनलिमिटेड 50, लिमिटेड 50, लिमिटेड 100। बहुत लंबी लिस्ट है। उसका मैं कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जी, जी कभी पूरी नहीं आती। जी में थोड़े थोड़े वो डोनेशन के, जैसे डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, तो वो याद करके जाना पड़ेगा कि कितना क्या डिडक्शन। बाकी मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत बता दूंगा। ये लिख लो पहले। देखो, बोलूं? देखो भाई, इसकी जो डिडक्शन मिलती है ये ऑथर के ऊपर होती है, और इसमें कुछ बुकें नहीं आएंगी। कुछ बुकें नहीं आएंगी मतलब मैगजीन, जर्नल, पीरियोडिकल, सीजम नहीं आते। अब आप समझिए, डिडक्शन कितनी मिलेगी? जितनी इनकम है और 3 लाख दोनों में से कम। जितनी इनकम है रॉयल्टी से आई और 3 लाख। लेकिन अब पढ़िए आप, ये क्या लिखा है, यदि रॉयल्टी और कॉपीराइट फीस, पढ़िए क्या लिखा है, अदर देन बाय वे ऑफ लमसम, यानी एक साथ नहीं आता है, टुकड़ों में आता है, इंस्टॉलमेंट। और वो आगे बढ़िए, इनकम टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ बुक वैल्यू। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि आप टुकड़ों में सामने वाले से पैसा ले रहे हो इंस्टॉलमेंट में, तो फिर आपकी इनकम जो मैंने ऊपर बोली है, इनकम और 3 लाख बचे लोअर, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा यहाँ तक, यानी 15% तक ही मिलेगा। और यदि आप लमसम में ले रहे हो, तो फिर इनकम और 3 लाख बचे लोअर। ये सब कुछ ओल्ड रिजाइम में मिलेगा। देखो इन लोग लिखते जा रहे हैं बार बार, ये देखो लिखा है, ये समझते हो ना? ओल्ड रिजाइम, शिफ्टिंग आउट मतलब नहीं ले रहे हम। ये भी लिख लो, पेटेंट की जो, पेटेंट के ऊपर रॉयल्टी होती है, इसमें क्या होगा, इनकम और 3 लाख दोनों में से लोअर। हो गया क्या भाई? अब 1 मिनट, मैं क्या बता रहा था? भूल गया मैं। 80G में जो समझने वाली बात है वो ये है, पहला, नो डिडक्शन इफ डोनेशन
amount in cash if exceed 2000। दूसरा, नो डिडक्शन डोनेशन इन काइंड। काइंड मतलब कई बार होता है हम कपड़े वपड़े दे आते हैं तो नहीं होएगा, और या फिर डोनेशन फॉर, अब मान लो काजल है, वो एनजीओ में रहती है या ऑर्फनेज में रहती है, मैं गया मैंने बोला इसी लड़के के लिए डोनेशन दे रहा हूँ स्पेसिफिक, नहीं होएगा। मैं पुअर गर्ल के लिए, मतलब वो संस्था को नहीं दे रहा हूं, मैंने संस्था को नहीं दिया है, संस्था को देता तो मुझे डिडक्शन मिल जाती। मैं बोला संस्था को, मैं इसी लड़की को दे रहा हूं, पुअर गर्ल को दे रहा हूं, तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। आप समझ में नहीं आया? मैंने बोल दिया मैं इस लड़की की मदद कर रहा हूं, मैं इस लड़की की मदद कर रहा हूं। ठीक है, तो भैया यदि मैं स्पेसिफिक पर्सन की मदद कर रहा हूं तो वो मदद डोनेशन नहीं होती, और होती भी होगी तो डिडक्शन नहीं मिलती। ये लिख लो भाई, होता है ऐसा। पांच मार्क्स की थ्योरी बता रहा हूँ, डैम श्योर आएगी, जो बता रहा हूँ रट्टा मार के चले आना। 3-4 रिटर्न होते हैं, एक डिफेक्टिव होता है, एक अपडेट होता है, एक बिलेटेड होता है, एक रिवाइज होता है। मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ा देता हूँ, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। आधा घंटे 4:30 तक का टाइम है। भाई एक छोटा सा काम कर लेना खाली, मैंने मई वाले बच्चों को बोला था कि लिमिट याद कर लेना। वो कैसे पढ़ाऊंगा मैं, वो तो खाली तुम्ही को याद करनी पड़ेगी। तो पेन कहाँ कहाँ लगता है, खाली लिमिट याद कर लेना बस। रिटर्न फाइलिंग चैप्टर तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि पेन की लिमिट आ जाती है बार बार, और वो बहुत सारी है, छोटी मोटी भी नहीं है। शुरू करें। सबसे पहले आता है कंपलसरी रिटर्न फाइलिंग, सेक्शन नंबर लिखा है 139 सबसेक्शन 1। मैं पहले आपको तारीख बता देता हूं। 3 तारीखें चलती हैं, बट ऐसे प्रैक्टिकल में 4 चलती है, अपन को 3 ही पढ़ना है। पहली होती है 31 जुलाई, जो जा चुकी है। 31 जुलाई को सैलरीड पर्सन रिटर्न फाइल करता है, और जिसका ऑडिट नहीं होता वो करता है। कौन सा ऑडिट? टैक्स ऑडिट। जो नॉन टैक्स ऑडिट पर्सन होता है वो करता है। यानी मान लीजिए आपका टर्नओवर यदि 1 करोड़ या 10 करोड़ को कम, मतलब क्रॉस नहीं किया, या तो 1 करोड़ से कम है या तो 10 करोड़ से कम है, तो फिर आप नॉन टैक्स ऑडिट पर्सन में आएंगे। नॉन टैक्स ऑडिट पर्सन वालों को 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी होता है, लास्ट डेट होती है, यानी 31 जुलाई के पहले या 31 जुलाई तक। ठीक। और एक सैलरीड पर्सन, समझ गए? यदि, अब मैं मार्केट का नहीं बता रहा, मार्केट में एक दो चीज और चलती है, वो छोड़ो, ऐसे का समझता है। यदि आपका टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस कर गया है तो, और 1 करोड़, ये 2 लिमिट चल रही है, पुरानी भी चल रही, नई भी चल रही है। 10 करोड़, 1 करोड़ को भी कर चुका है, और 10 करोड़। तुम तो खाली इतना समझो, यदि तुम्हारा टैक्स ऑडिट हो रहा है, क्या हो रहा है? टैक्स ऑडिट, तो तुम्हारी लास्ट डेट है 31 अक्टूबर। ठीक है, मैंने पहले बाइफर्केशन कर भी कराया होगा, 30 सितंबर भी कराया होगा, तो वो तुम्हारे आई से ही कंसिडर नहीं करता, वो मार्केट में चलती है। तो ऑडिट हो गई, टैक्स ऑडिट हो गई, तो 31 अक्टूबर। और यदि तुम, जैसे बोलते कि तुम्हारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हुआ है,
या कोई इंटरनेशनल कंपनी अपने भारत में, जैसे वोडाफोन, सैमसंग, ओनिडा, फिलिप्स, अमेजोन, तो या तो कंपनी भारत के बाहर की है और या तो भारत की कंपनी का ट्रांजैक्शन इंडिया के बाहर हुआ है। समझ गए? उसके ऊपर सेक्शन आता है 92C, 92B, ये सब सेक्शन आता है। तो यदि आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में हैं तो लगेगा 30 नवंबर। ठीक है, 3 तारीखें, पहला जो नॉन टैक्स ऑडिट के लिए और सैलरीड के लिए, दूसरा टैक्स ऑडिट, और तीसरा इंटरनेशनल। ठीक है, अब हम बात ये कर रहे हैं कि भैया किसको रिटर्न फाइल करना है, कौन आएगा। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका जीटीआई एक्सीड कर गया। पढ़िए, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का मतलब होता है स्लैब 3 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, और न्यू स्लैब में 3 लाख। ठीक है, तो यदि आपकी जीटीआई क्रॉस कर गई, एनटीआई नहीं, जीटीआई, जीटीआई मान लीजिए मेरी है 3,10,000, ठीक, और डिडक्शन मैंने ली 80C से 80U, और मैंने डिडक्शन ले ली 10,000 की, और मान लीजिए मेरी एज 60+ है। मैंने क्या बोला, जीटीआई 3,10,000 है, मैंने डिडक्शन ली 10,000 की, तो 10,000 माइनस करते कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख की क्या आई, एनटीआई। एनटीआई नहीं देखना है, जीटीआई देखना है। क्या जीटीआई 3 को क्रॉस कर चुकी, हाँ, समझ आया। अब कुछ चीजें बहुत कंपलसरी होती हैं जिनको रिटर्न फाइल करना बहुत कंपलसरी होता है। मैं दिखा देता हूं किस किस को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ये रहा, इन सिचुएशन में रिटर्न फाइलिंग करना कंपलसरी 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 है। पहला, यदि आपने करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ऊपर रुपया डाला है, और ये जो करंट अकाउंट है, ये कई लोग क्या करते हैं, कई सारे करंट अकाउंट खोलवा देते हैं। तो सारी बैंक का करंट अकाउंट को मर्ज करके देखना है, क्योंकि वर्ड पढ़िए क्या लिखा है। ठीक है, समझ गए। या तो आपने फॉरेन ट्रेवल मारा है, कितने से ऊपर का खर्चा, 2 लाख से ज्यादा का साल भर का, और या तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितने से ऊपर है। यदि ये तीनों में से कोई भी एक चीज आपके ऊपर लग गई, या फिर वो बेसिक एग्जम्पशन लग गया कि बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, तो फिर रिटर्न फाइलिंग आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन यदि एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई ये बता किसे रिटर्न फाइल नहीं करना है, हु आर नॉट मैंडेड टू फाइल देयर रिटर्न इन इंडिया, पहला एग्रीकल्चरिस्ट, किसान, किसान को नहीं करना है। जिसकी इनकम 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख के सबसे कम है, उसको नहीं करना है। जीटीआई, जीटीआई है ना। तीसरा, कुछ जैसे मैं आपको क्रिकेट लेके समझाता हूँ, कई बार क्रिकेट मैच अपने इंडिया में भी होते ही है, जैसे आईपीएल हुआ। आईपीएल जैसे यहाँ पर हुआ तो फॉरेन प्लेयर्स भी आए, उन्होंने भी खेला, उनको जो पेमेंट बीसीसीआई ने किया तो वो टीडीएस काट करके किया। क्वेश्चन आता है कि क्या उन फॉरेन प्लेयर्स को भारत में रिटर्न फाइल करना है, ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। यदि आप भारत के नहीं हैं, आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, फॉरेनर्स हैं, एनआर स्पोर्ट्समैन हैं, तो फिर आपको यहां पर करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई कंपलसरी। जैसे प्रियंका चोपड़ा का जो हस्बैंड है निक जोनस, वो एंटरटेनर है, वो सिंगर है, वो यहाँ आता है गाना गाता है, उसको जो पेमेंट मिलता है टीडीएस काटेंगे, लेकिन उसे भारत में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। समझ गए? बढ़ू आगे। एक छोटा सा काम और करके आना, एक मिनट रुको, पेज नंबर क्या है ये, 8.7। बस तुम ये पढ़ के चले जाना, ये सीबीडीटी का एक नोटिफिकेशन है, हालांकि एग्जाम में आज तक आया नहीं है और ये आएगा भी नहीं, क्योंकि ये सीए के काम के लिए होता है, सीए जो प्रैक्टिकली काम करता है। बट पढ़ लेना बस खाली, क्योंकि कभी कभी इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं है। इसमें कुछ लिखा है रिटर्न फाइलिंग के बारे में, बस पढ़ के रिपीट करके निकल जाना, बस टर्नओवर के बारे में कुछ लिखा हुआ है। ठीक है,
एक बार रीड कर लेना बस। चलिए ड्यू डेट मैंने आपको बता दी 31 अक्टूबर, 30 नवंबर भी बता दी। अच्छा, इसमें 92 की सारी कवर हो जाएगी। इसमें लिखा खाली 92E है, आपको लिखना हो तो लिख लो। 92C भी आएगा, बी भी आएगा, 92B। ये 92 नंबर की सेक्शन लिख लो, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की सेक्शन होती है। 92B, 92C, 92E, ये सब ट्रांजेक्शन आते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। क्या लॉस रिटर्न फाइल करना है? सेट ऑफ को याद करो, सेट ऑफ एंड कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस। हर जगह लिखा है एचपी और डेप्रिसिएशन को छोड़कर, एचपी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को छोड़कर रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है। एचपी लॉस में रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी नहीं है, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी नहीं है, लेकिन बाकी सब लॉस में ये देखिए लिखा है। बिजनेस लॉस याद आ रहा है, स्पेक्यूलेशन लॉस, स्पीसीवर्ड लॉस, कैपिटल लॉस, सब में रिटर्न फाइलिंग कंपलसरी है। यदि रिटर्न फाइल होएगा तो आप लॉस सेट ऑफ और कैरिड फॉरवर्ड कर पाओगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, सितंबर या कुछ में आया था। मान लीजिए कि आपने लॉस रिटर्न बिजनेस का बिलेटेड भरा, समय अनुसार नहीं भरा, बिलेटेड भरा, तारीख चली गई 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, तो भी लॉस सेट ऑफ और कैरिड फॉरवर्ड कर सकते हैं। ध्यान रखना, लॉस सेट ऑफ कैरिड फॉरवर्ड तो भी कर सकते हैं। समझ गए? ये सब ध्यान रखना पॉइंट। और ये सारे लॉसेस के लिए पढ़िए क्या लिखा है, और ये मैंने आपको लॉस सेट ऑफ में कैरिड फॉरवर्ड में कवर करवा दिया है, हर जगह लिखा दिया आपको। ठीक है, सेट ऑफ चैप्टर में जाएंगे आपको दिख जाएगा, हर जगह लिखा हुआ है, एचपी को छोड़कर और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को छोड़कर। समझ गए? बढ़िया, आगे ये देखो लिखा है एचपी नहीं भी फाइल हुआ इवन दो, तो भी लॉस कैन बी कैरिड फॉरवर्ड। लिखा है कैन बी कैरिड फॉरवर्ड इवन दो, तो भी नहीं हुआ। ठीक है, याद रहेगा। अब आया ये बिलेटेड, बस अब आपको पढ़ाया मैंने, ऊपर वाला भी है लेकिन वो नहीं आता कभी, ये आता है। अब मैं 4 टॉपिक पढ़ाऊंगा, बिलेटेड, रिवाइज, डिफेक्टिव और अपडेटेड। पिछले कई अटेम्प्ट से यही आ रहा है, और ये कैसे आता है, 5 मार्क का था, 2 3 3 2 2.5 2.5 ऐसा करके आता है। इस बार भी आया है, पढ़िए। बिलेटेड क्या होता है, इन्होंने बहुत विस्तार में लिखा है, मैं आपको बहुत कट कॉपी पेस्ट में बता देता हूँ, बहुत विस्तार में लिखा है क्योंकि मैंने आपको लैंग्वेज अलग लिखाई है। सुनिएगा, यदि आपने टाइमली रिटर्न नहीं भरा, उसके बाद भरा, तो वो हो गया बिलेटेड, यानी आप लेट हो गए। बिलेटेड की आखिरी तारीख कई साल पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूं, कई साल पहले 31 मार्च हुआ करती थी, हट गई। कई सालों से, 2-3 सालों से क्या हो गई, दिसंबर 31। ये पढ़िए, मैंने आपको यही लिखाया है। इन्होंने इस चीज को बहुत स्पेसिफिकली, मतलब पूरा डिटेल में लिख दिया। कैसे, समझिए, 3 महीना प्रायर टू, लेकिन तारीख क्या आ रही है, 31 दिसंबर आ रही है। और पढ़िए, असेसमेंट अभी आपने पढ़ा नहीं है, सीए फाइनल में आएंगे तो आप वहां पर 5 असेसमेंट पढ़ेंगे, निल, स्क्रूटनी, फिर इसके बाद अंडर रेटेड असेसमेंट, मतलब सॉरी स्क्रूटनी, निल रेटेड, और एक पढ़ेंगे अंडर स्टेटेड लॉस, ज्यादा दिखा दिया, अंडर स्टेटेड इनकम, एक्सेसिव लॉस, सेक्शन नंबर 147 148 कवर होगा उसके अंदर। तो कुछ ऐसे असेसमेंट पढ़ेंगे आप। सुनिए अब क्या लिखा है, जब आप रिटर्न फाइल करते हैं ना, तो रिटर्न फाइल के बाद सेक्शन नंबर 143 में स्क्रूटनी असेसमेंट होता है। ठीक है, तो या तो रिटर्न फाइल या तो असेसमेंट, और पहले यही होएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा पत्थर की लकीर की यही होगा, 99% यही होता है, क्योंकि असेसमेंट बाद में ही होता है। कभी कभी पहले हो जाता है, क्योंकि यदि आपके शक हो गया कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। और असेसमेंट कहाँ होता है, सेक्शन 143 में, सीए फाइनल है, सेक्शन 144 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, सेक्शन 143 में स्क्रूटनी असेसमेंट, सेक्शन 147 में अंडररेटेड मारा है,
इनकम कम दिखा दी, लॉस ज्यादा दिखा दिया, ये सब में ठीक है। वहां अगर 153 में जॉइंट असेसमेंट वहां पढ़ेंगे आप, समझ गए। इसलिए अभी आप फिलहाल ये लिख कर आइएगा 31 दिसंबर लास्ट डेट होती है, इसके बाद आप फाइल नहीं कर सकते, समझ गए। मान लीजिए मैं एक चीज कवर कर रहा हूं कि आपने तारीख के बाद रिटर्न भरा, तो क्या हो गया बिलेटेड। बिलेटेड पे आप पे ब्याज लगेगा 1% पर मंथ, और पार्ट PART पार्ट, ये 1% किसका लगेगा, टैक्स का लगेगा। जो टैक्स आप निकालते हैं, बेसिक टैक्स, सेस सब ऐड करके जो निकालते हैं, उसका 1% लगेगा। कब तक लगेगा, जब तक नहीं भरोगे लगता जाएगा। 1% पर मंथ, 1% पर मंथ का ब्याज कहां लिखा हुआ है, लगेगा सेक्शन 234A में लिखा हुआ है, 234A, समझ गए। लेकिन आप पे एक लेट फी भी लगती है, और वो लगती है सेक्शन 234F में, F फरीदाबाद, F क्या लगती है सुनिएगा। यदि आपकी GTI 5 लाख या उससे कम है, यदि आपकी GTI 5 लाख या उससे कम है, 5 लाख या उससे कम है, तो लेट फी हर सिचुएशन पे 1000 लगेगी। ठीक, लिखना हो तो लिख लेना। यदि आपकी GTI 5 लाख से ज्यादा है, तो लेट फी आपकी 5000 लगेगी, ठीक है। यदि आपकी लेट फी 1000 लगती है, इसका मतलब आपका GTI 5 लाख या उससे कम है, और यदि आपकी GTI 5 लाख से ज्यादा है, तो कितनी लगेगी। तो दो इम्पैक्ट पड़े, एक तो ब्याज का पड़ा 1% पर मंथ, और एक लेट फी का पड़ा 5000 या 1000, ठीक है। अब आइए रिवाइज रिटर्न में। रिवाइज रिटर्न की भी आखिरी तारीख 31 दिसंबर ही होती है, और रिवाइज रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपने ओरिजिनल रिटर्न में कुछ गलती करी है, गलती हो गई या कर दी, ये पढ़िए, ओमिशन, रॉन्ग स्टेटमेंट, तो आपको एक मौका मिलेगा रिवाइज करने का। एग्जामिनर यदि पूछे कि रिवाइज कितनी बार कर सकते हैं, तो बोलना इनडेफिनाइट टाइम्स, जितनी बार करना करो, लेकिन 31 दिसंबर पत्थर की लकीर, इसके बाद आप रिवाइज नहीं कर सकते, समझ गए। अब मुझे आपको ये देखो ये रहा, अट्रैक्टेड फॉर फेलियर टू फाइल अ रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट, तो आप पे क्या लग गया 234 से कितना लगेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत ये सब पढ़ के जाना। चलो अब आप आ जाओ। सेल्फ असेसमेंट पढ़ना मत, ऐसे ही बता देता हूँ। सेल्फ असेसमेंट का मतलब टैक्स भरना होता है, या तो खुद से भर रहे हो या तो आपका CA भर रहा है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इधर आओ, अपडेटेड रिटर्न, हाँ ये रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2-3 साल पहले ही तो आया है, पहले नहीं था ये। अपडेटेड रिटर्न क्या होता है समझिए। मैंने रिटर्न पहले तो तारीख में नहीं भरा, तारीख मेरी क्या थी 31 जुलाई या अक्टूबर या नवंबर, पहले उस तारीख में नहीं भरा, तो अगली तारीख क्या आई 31 दिसंबर, बिलेटेड, मैंने उधर भी नहीं भरा, तो फिर ये आएगा कि आपने यदि ओरिजिनल रिटर्न नहीं भरा या बिलेटेड नहीं भरा, तो आप अपडेटेड भर सकते हैं। अपडेटेड का मतलब ये नहीं होता अपडेट करो, अपडेटेड मतलब रिटर्न भर सकते हो जो नहीं भरा। कितने साल तक, 2 साल। पढ़िए, एनी पर्सन में फॉर्मेशन अपडेट रिटर्न विद इन, ये पढ़ी तो क्या लिखा है? यदि मैंने 25-26 का रिटर्न नहीं भरा, तो मैं 26, 27, 27, 28 2 सालों में रिटर्न भर सकता हूं, ठीक है, 24 महीने। अब एग्जाम में देखिए क्या आता है, ये आता है किस केस में आप अपडेट रिटर्न नहीं भर सकते। ये पढ़िए क्या लिखा है, लॉस यानी अभी जो पढ़ा सेट ऑफ क्रेडिट फॉर, यदि आप दोबारा रिटर्न भर रहे हैं क्योंकि आपके मन में खोट है टैक्स चोरी करने का, तो आप नहीं भर पाएंगे, इससे आपके टैक्स की लायबिलिटी कम हो रही है। मान लीजिए ये 139 सबसेक्शन 1 क्या है, ये ओरिजिनल रिटर्न है, ये ओरिजिनल है,
ये बिलेटेड है, ये रिवाइज है। अब आपने ओरिजिनल भरा, उसमें टैक्स दिखा 1 लाख, बिलेटेड भरा उसमें बता रहे 70,000, और अपडेटेड का सोचा तो बोले 30,000। ये क्या भैया, तेरी बार बार टैक्स लायबिलिटी कैसे घट रही है? यानी कुछ ना कुछ खोल कर रहा है, नहीं कर सकते। और यदि आप भारत सरकार से जान करके बार बार रिफंड बढ़ा के ले रहे हैं, ओरिजिनल रिटर्न में दिखा रहे हैं कि आपका 1 लाख का रिफंड आ रहा है, और अपडेट कर रहे हैं तो उसमें बोलते हैं 1.5 लाख का रिटर्न आ रहा है, अरे रिफंड आ रहा है। रिफंड बढ़ा के लेने पर भी दिक्कत है, कम हो जाए तो चलेगा। एक बात और ध्यान रखना, यदि रिफंड कम हो जाए तो अपडेट रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। यदि अपडेट रिटर्न मैंने फाइल किया, कम रिफंड, ऐसा कोई करेगा नहीं, बता रहा हूं, खाली एग्जाम में कभी आ जाए कि रिफंड मेरा ओरिजिनल रिटर्न में आ रहा है 1 लाख, अब सीए वापस लेके बैठा तो आ रहा है 70,000, चलेगा, दौड़ेगा, रिफंड कम हुआ है चलेगा, बट इंक्रीज हो गया, समझ गए? और एक चीज आपको मुझे और बतानी है, डिफेक्टिव रिटर्न। डिफेक्टिव रिटर्न में ऐसा होता है, यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी पेशी कर दी, बैलेंस शीट देना होता है, P&L, यदि आप इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो वो चालान, टैक्स का चालान होता है, बैंक स्टेटमेंट कभी कभी मांग लेते हैं, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए या जो मांगा वो नहीं दिए, तो फिर लग जाएगा डिफेक्टिव। डॉक्यूमेंट्स कम है, लैक ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें आपको 15 दिन की नोटिस आएगी। 15 दिन की नोटिस का मतलब क्या होता है कि नोटिस आई तो 15 दिन में आपको रिप्लाई करना है। रिप्लाई क्या करना है? डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। मतलब वहां से नोटिस आई तो 15 दिनों में वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, कर दिया तो बहुत अच्छी बात, आपका रिटर्न क्या हो जाएगा? वैलिड। यदि नहीं करा, नोटिस को इग्नोर कर दिया या 15 दिन निकल गए, तो वो हमेशा के लिए वो पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर का रिटर्न इनवैलिड ट्रीट किया जाएगा। ये रहा 15 दिन। यदि आपने देखिए नहीं जवाब दिया तो रिटर्न वुड बी ट्रीटेड एज इनवैलिड। ठीक है, बस थ्योरी में ये पढ़ के जाना, क्या क्या बोला मैंने, बिलेटेड, अपडेटेड, रिवाइज, डिफेक्टिव, और एक तारीख का तो मैंने इसे बता दिया, तारीख आती नहीं, ये सब आता है एग्जाम। ठीक है, ये 5 मार्क्स की थ्योरी के लिए याद करके जाना, और एक हाँ, पैन नंबर का लिमिट याद कर लेना। अब मैं आपको अगला चीज पढ़ाऊंगा, एडवांस टैक्स, TDS, ये सब पढ़ाऊंगा। एडवांस टैक्स में मैं तुमको बताऊंगा कि एडवांस टैक्स कौन भर सकता है। ऐसे ही बोल देता हूँ, एडवांस टैक्स वही भर सकता है जिसका पिछले साल का इनकम टैक्स 10,000 से ऊपर आ रहा हो, जिसका पिछले साल से इनकम टैक्स 10,000 से, और वो बंदा बिजनेस प्रोविजन कर रहा हो, HP, सैलरी, अदर सोर्स, कैपिटल गेन में एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यानी यदि मैं 4 इनकम से कमा रहा हूं तो मुझे एडवांस टैक्स नहीं भरना है, यदि मैं बिजनेस प्रोविजन से कमा रहा हूं तो मुझे एडवांस टैक्स भरना है। ठीक है, अपन अगले बार बात करते हैं।